हाय फोक्स। लास्ट लेक्चर हमने रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने ये सिखाया था कि बैलेंस शीट को इमेजिन करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। आज एक दूसरे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो टॉपिक है वो ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है और एज कंपेयर टू वर्किंग कैपिटल इसका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है। टर्म किस नाम से है इस पे फोकस करो। कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सारा पैसा जो बिजनेस में हमने लगाया है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। वो सारा पैसा जो हमने बिजनेस में अप्लाई किया है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। और हमने जो बिजनेस में अप्लाई किया है वो कहीं से लेके आए हैं हम, राइट। हम कहीं से लेके आए हैं और लेके आने का सोर्स है या तो ऑनर्स से या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। जब तक बिजनेस चलेगा हम उधारी में माल खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। लेकिन लोन्स, बैंक से हमने लोन लिया बिजनेस करने के लिए, ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। बैंक को हम एक लंबे पीरियड में पैसे को लौटाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ। आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से। ओके। वो लोन आपको 10 साल में चुकाना है या 5 साल में चुकाना है। उन 10 लाख रुपयों को लेके आप बिजनेस करते हो। और बिजनेस के अंदर जो उधारियां होती हैं, जैसे आपने किसी से रॉ मटेरियल उधार खरीद लिया या किसी को उधार पे बेच दिया, ये बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। तो वो जो 10 लाख रुपीज है उसका नेचर टोटली डिफरेंट है। वो पैसा हम इसलिए लेके आए ताकि हम बिजनेस कर सकें। जबकि बिजनेस की जो उधारियां हैं वो करंट लाइबिलिटी में आती हैं। और जो इस तरह का पैसा है जो बैंक से हम एक लंबे समय के लिए लेके आए हैं या किसी इन्वेस्टर से हम लंबे समय के लिए लेके आए हैं एज अ लोन, वो एक डिफरेंट टाइप की लाइबिलिटी है। इसलिए हम उसको नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और जो बिजनेस, विद इन द बिजनेस साइकिल हम लाइबिलिटीज इनकर करते हैं उनको हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। ओके। तो ऑनर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हमारा पैसे का सोर्स है। हम इसे कह सकते हैं कि एक एंगल से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को सोर्स की तरह समझ सकते हैं, और दूसरा एंगल हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड हो सकता है कि हमने हमारे पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया है। जो पैसा ऑनर्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आया उसे हमने कहाँ लगाया। लगाने के भी दो तरीके हैं। अगर मैं फर्नीचर बिजनेस की ही बात करूं तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा होगा, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे आपने पैसा लगाया है वो पैसा अभी रिलीज नहीं होगा। उसको रिलीज होने में सालों लगेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट। और प्लांट एंड मशीनरी भी, हमारा पर्पस प्लांट एंड मशीनरी को बेचना नहीं होता, प्लांट एंड मशीन से प्रोडक्शन करना होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी से प्रोडक्शन करने का और लैंड एंड बिल्डिंग को यूज करके प्रोडक्शन करने का, तो जो असेट्स प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं, वो करंट असेट नहीं होती। इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन करंट असेट। तो हम जो पैसा लगाते हैं वो नॉन करंट असेट में लगाते हैं। प्लस और कहाँ पैसा लगाते हो? सर, रॉ मटेरियल भी तो खरीदते हैं। हाँ, उधार पे खरीदते हैं। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको उधार पे बेचते हैं। जैसे फर्नीचर के बिजनेस में हमने वुड्स या लकड़ियां खरीदी हैं उधार पे, और सोफा या चेयर या टेबल बना के बेची है उधार पे। तो ये जो पूरा उधारियों का खेल है ना, वो सीए और सीएल है, मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। और इसमें पता है, सीए वो पैसा है जो आपने, एक कैश जो आपने लगा दिया करंट एसेट, जैसे कि आपने स्टॉक खरीदा। ठीक है, स्टॉक खरीदा तो आपका पैसा तो स्टॉक में हो गया। अब आप उस कैश को यूज नहीं कर सकते जब तक उस स्टॉक का फिनिश गुड्स बन के वो मार्केट में सेल नहीं हो जाता, तब तक वो पैसा रिलीज नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने कैश से स्टॉक खरीदा
तो यहां तो फंड जो है वो ब्लॉक हो गया ना, स्टॉक में पैसा रुक गया है। अब जब तक ये सेल ना हो जाए तब तक हमारा पैसा वापस से नहीं मिलेगा। ठीक है। जितनी करंट एसेट होती है, चाहे वो डेटर्स हो स्टॉक हो, सभी ने कैश को ब्लॉक कर रखा है, राइट। और हमें तो लिक्विडिटी रेशियोज देखने हैं, इस वजह से इस पे फोकस करो। करंट एसेट जहां पे कैश ब्लॉक है, और करंट लाइबिलिटी, ये हमारे लिए एक तरह से ब्रीदिंग टाइम है। उधारी पे हमें सामान मिल गया, क्रेडिटर्स, तो उन्होंने हमें ब्रीदिंग टाइम दिया है। यहाँ पे कैश की जरूरत थी गुड्स को परचेस करने के लिए, पर हमने यूज ही नहीं किया, बिना कैश के काम चल गया। और यहाँ पे कैश एंगेज हो गया, ब्लॉक हो गया। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं, और इसीलिए इन दोनों के सिग्नेचर्स अलग हैं, अपोजिट साइन है। तो इस करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है, जो पैसा मेरा ब्लॉक है, उसमें से जो पैसा, जितना पैसा मुझे नहीं लगाना पड़ा, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको ही हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसा ब्लॉक फंड जो नेट ब्लॉक फंड है, यू कैसे, नेट नेट ब्लॉक फंड। नेट इसलिए लिखा कि कुछ पैसा जब ब्लॉक हुआ तो कहीं पे हमें बेनिफिट भी मिले थे, जैसे कि करंट लाइबिलिटी में हमें बेनिफिट मिले थे। तो जो पैसा ब्लॉक हुआ और जो जो हमें फर्दर बेनिफिट्स मिले, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और ये वर्किंग कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट है। किस में इन्वेस्टमेंट है? बिजनेस, बिजनेस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट है। और ये बिजनेस प्रोसेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये बिजनेस प्रोसेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रोसेस करने के लिए इन एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और स्टॉक, इन्वेंट्री आपको खरीदना पड़ेगी, राइट। तो ये बिजनेस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट है। आई होप मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ गई होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो तरीके से देखते हैं, फिर से, सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड। और कुछ लोग इसको फिर फॉर्मूला बना देते हैं, वो कहते हैं कि ऑनर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ऐड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, या एनसीए और वर्किंग हमारी वर्किंग कैपिटल ऐड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। अगर मैं इसको बैलेंस शीट में और दिखा दूं तो तुम्हारा विजन और क्लियर हो जाएगा। अगर हम लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करते हैं, सबसे पहले ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में क्या क्या आता है हम आगे के रेशियोज में डिटेल में सीखने वाले हैं, है ना। ये अभी सिर्फ हेडिंग है ऑनर्स फंड, पर हमारा काम अभी तो हेडिंग से ही चल रहा है। एनसीएल, सीएल, यहाँ पे एनसीए जिसके अंदर फिक्स एसेट भी आती हैं, जिसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। अभी लास्ट टाइम जो एग्जांपल किया था उसके अंदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी आते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। एनसीए के अलावा एक होता है करंट एसेट, ओके। तो ये एक और ये दो आइटम्स, यहाँ पे 1 2 3, जनरली इन्हीं की जरूरत पड़ेगी और टोटल बैलेंस शीट मैच कर जाती है। तो फिलहाल हमारा फोकस ये है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जो है, ये दोनों का रिलेशनशिप, मतलब सीए माइनस सीएल, ये हमारा ब्लॉक फंड है जो हमारे बिजनेस प्रोसेस में ब्लॉक्ड है, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वो कैपिटल जो हमने बिजनेस प्रोसेस में वर्किंग में इस्तेमाल कर रखी है, इसलिए इसका नाम वर्किंग कैपिटल पड़ गया। जबकि ये जो दोनों फंड हैं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं सोर्स के एंगल से देखूं तो ये दोनों का सम, ये सोर्स के एंगल से है। और इसी को हम सोर्सेस ऑफ फंड, इसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, कि हमने ओवरऑल बिजनेस में यही पैसा लगा रखा है। और पैसे को लगाने का तरीका था एनसीए और वर्किंग कैपिटल। ये डब्ल्यूसी और एनसीए, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप
मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकता है। मैं डाउट थोड़े डाउट इकट्ठे होने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सारे डाउट्स को कंसिडर कर लूंगा। राइट, यहां तक कैपिटल एम्प्लॉयड अगर समझ में आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं उसे टाइप कर देता हूं। टोटल असेट्स, सॉरी, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स ₹11 लाख, कॉमा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ₹11 लाख, नया क्वेश्चन लिखते हैं। टोटल असेट 11 लाख, ओके। फिक्स असेट 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। और क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, देयर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक असेट आइटम है, ठीक है, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई मिसिंग आइटम नहीं है। ये लाइन नहीं लिखते ना तो भी मैं यही मान के चलता कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है ना किसी बिजनेस में। हम तो उतना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अकाउंट्स का तो बेसिक ही है कि जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो रिकॉर्ड होगी, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ सोचा नहीं जा सकता कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, फिर भी ये हेल्पफुल होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। अगर हम, अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट में लिखना भूल गया, इसकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करंट रेशो। कैलकुलेट करंट रेशो। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए ना, मुझे पहुंचना कहाँ है, ऑब्जेक्टिव है करंट रेशो। करंट रेशो मतलब मुझे दो एलिमेंट चाहिए, करंट असेट और करंट लाइबिलिटी, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वही करंट रेशो है। सबसे पहली बात, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, फिक्स असेट्स दिए हैं, टोटल असेट्स दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो ही तय करती है कि मुझे अप्रोच कैसी अपनानी चाहिए। टोटल असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स असेट, मतलब ये पूरे बैलेंस शीट के आइटम्स दे रहा है। और बैलेंस शीट के आइटम्स दे रहा है तो मेरा यही सजेशन है कि हमेशा इमेजिन कर लो बैलेंस शीट को। ओके, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऑनर्स फंड प्लस एनसीएल, ये दोनों मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है, अभी समझाया मैंने। इसके अलावा एक करंट लाइबिलिटी और होगी, ठीक है। फिक्स एसेट दे रखे हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब यही फिक्स एसेट ही हमारे एनसीए हैं, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट भी आएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी आएंगे। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मतलब फिक्स एसेट ही आपके पास इकलौती एनसीए है, ठीक है। करंट एसेट उन्होंने दी नहीं है, करंट लाइबिलिटी भी उन्होंने नहीं दी, लेकिन उन्होंने हमें क्या बताया है, ये तीन आइटम और इधर ये दो। बार बार इसकी फ्रेमिंग करो दिमाग में, उतने आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन दोनों का सम तो उन्होंने गिवन दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 10 लाख। तो मैं इसको 10 लाख लिख लेता हूँ, इसमें ऑनर्स फंड और एनसीएल दोनों आ गए। इसके अलावा और क्या प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन, टोटल असेट 11 लाख प्रोवाइडेड है। अगर टोटल असेट 11 लाख प्रोवाइडेड है तो टोटल लाइबिलिटी भी 11 लाख ही होगी, सिंपल। और अगर ये पता है तो फिर तो इसे फाइंड करना
बच्चों के खेल हो गया। अब इसको मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस सीएल इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। क्या हमें ये फॉर्मूले की तरह याद रखने की जरूरत है? नहीं, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट इमेजिन करो और ये अपने आप क्रिएट हो जाता है, जिसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 10 लाख है और अगर टोटल असेट 11 लाख है, तो फिर कैप करंट लाइबिलिटी पता करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये 1 लाख है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इसके अलावा फिक्स असेट दी हुई है 5 लाख। अगर 5 लाख की फिक्स असेट दी हुई है, यहाँ के लिए भी तुम फॉर्मूला क्रिएट करके इसको आंसर लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला बनाना चाहिए? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट। नॉन करंट एसेट कितनी है? 5 लाख। और टोटल एसेट कितनी है? 11 लाख। तो करंट एसेट कितनी आ गई? 6 लाख। करंट एसेट भी पता होगी, करंट लाइबिलिटी भी पता होगी। करंट रेशो, करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में करंट एसेट कितने हैं हमारे पास, कितनी कवरिंग होती है? तो 1 लाख की हमारी लाइबिलिटी है, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास 6 लाख के एसेट्स है। इसका मतलब है 6:1 हमारा करंट रेशो है। सिंपल। ये है टोटल क्वेश्चन। पॉज करके नोट नोट भी कर सकते हो। ओके। तो मैंने आज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो, आप दो तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में उसका इस्तेमाल एज अ सोर्स होगा, जहां पे हम बात करेंगे कि पैसा आया कहां से। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल एज अ सोर्स कर लिया था, जिसमें हमने कहा ये ऑनर्स फंड और एनसीएल है। दूसरे तरीके से इसी की टोटल वैल्यू, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सोर्स की वजह से आसानी से हो रहा था, इसलिए मैंने उधर से कर दिया। दूसरे एंगल से हम कहते हैं कि भाई जो इन्वेस्टेड फंड्स है, मतलब कि एक आपका एनसीए और दूसरी आपकी वर्किंग कैपिटल, तो एनसीए और वर्किंग कैपिटल दोनों को सम करते हैं तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है और सोर्स ऑफ फंड है। ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं, क्योंकि बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, जितना पैसा आता है सोर्स से उतना ही अप्लाई हो जाता है। सोर्स और इन्वेस्टमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, और इसको हमने कवर कर लिया और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लिया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।